अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। में हूं गुलजार मुनव्वर। बात करेंगे आज की इस वीडियो में इंपोर्ट पेमेंट मेथड्स के ऊपर। ज़्यादा इन डिटेल ये वीडियो नहीं जाएगी, सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि ओपन अकाउंट के अंदर या एडवांस पेमेंट के अंदर या एलसी के अंदर, कलेक्शन या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बायर और सेलर के दरमियान जो बैंकिंग चैनल के ज़रिए ट्रांजैक्शन होती है या उन दोनों के आपस की जो डीलिंग होती है उसका प्रोसेस फ़्लो क्या है। मेनली इस वीडियो के ऊपर उस पे फोकस होगा हमारा। हर पेमेंट मेथड के लिए मैं सेपरेट जो है वो एक इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम आईसीसी की पब्लिकेशंस के हिसाब से, एफई मैनुअल के हिसाब से हर पेमेंट मेथड्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल फोकस है फॉर द बिगिनर्स जो इंपोर्ट पेमेंट मेथड्स को समझना चाहते हैं, प्रोसेस फ़्लो को समझना चाहते हैं कि ओपन अकाउंट में पेमेंट किस तरह होती है, ओपन अकाउंट में बायर और सेलर मीटअप किस तरह करते हैं या एडवांस पेमेंट में किस तरह करते हैं, एलसी या कलेक्शन या कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन अकाउंट के ऊपर। तो जनाब, ओपन अकाउंट एक ऐसा पेमेंट मेथड है जहाँ पे बायर और सेलर के दरमियान ट्रस्ट लेवल हाई होता है। ठीक है जनाब। और ओपन अकाउंट का बिल्कुल रिवर्स हमारे पास है एडवांस पेमेंट मेथड। एडवांस पेमेंट और ओपन अकाउंट, इन दोनों के अंदर बायर और सेलर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड होता है, यानी कि बहुत पहले से वो एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे होते हैं, ट्रस्ट लेवल हाई होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ओपन अकाउंट के अंदर, तो ओपन अकाउंट में जो बायर है यानी जिसने बाद में पे करना है वो ज़्यादा सेफ होता है, जबकि एडवांस पेमेंट के अंदर जो बायर है वो इतना सेफ नहीं होता, जबकि सेलर ज़्यादा सेफ होता है क्योंकि वो पहले ही पेमेंट को रिसीव कर चुका है। बहरहाल अभी हमने जो डिस्कस करना है दैट इज़ ओपन अकाउंट। ओपन अकाउंट को डायरेक्ट शिपमेंट भी कहते हैं। अगर आप चाहें तो अपने पास ये बातें नोट भी कर लें। ओपन अकाउंट को डायरेक्ट शिपमेंट भी कहते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है, स्टेप 1 के अंदर बायर और सेलर एक सेल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन हो जाते हैं, यानी जिसमें बायर और सेलर इस चीज़ को डिसाइड कर रहे होते हैं कि हम किस तरह गुड्स को शिप करेंगे, यानी कि ट्रांसफ़र करेंगे इनटू द बायर कंट्री, और इसके अलावा क्या क्वांटिटी होगी, क्या गुड्स की क्वालिटी होगी और क्या उसकी प्राइसिंग होगी। वो सब चीज़ें फाइनलाइज होगी इन द कॉन्ट्रैक्ट, और उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे सेलर क्या करेगा, अपने गुड्स को शिफ्ट करेगा टू द बायर सिटी। ठीक है जनाब, यानी कि सेलर अपने गुड्स को बायर को भेजेगा बाय शिपमेंट। अब जब बायर के पास वो गुड्स जाएंगी तो उसके बाद बायर का जो रोल है वो क्या होगा, तो बायर ने क्या करना है, सेलर की तरफ से एक शिपिंग डॉक्यूमेंट्स उसको रिसीव होंगी। उन शिपिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पे वो उस शिपमेंट को रिसीव कर सकता है इन हिज और हर कंट्री। तो उस शिपिंग डॉक्यूमेंट के अंदर कमर्शियल इनवाइस हो सकती है, बिल ऑफ लेडिंग हो सकती है, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब वो बायर्स को रिसीव करता है तो अब बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो उस शिपिंग डॉक्यूमेंट को सामने रख के अपने कंट्री के अंदर जो कस्टम है उसको उसने डायरेक्ट जो है वो एक्सेस करना है। अब एक्सेस करने के लिए पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, बायर क्या करता है, अपनी जीडी के लिए अप्लाई करता है थ्रू द पीएसडब्ल्यू, जो पाकिस्तान सिंगल विंडो सिस्टम है, जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसके अंदर तमाम इंपोर्टर्स, तमाम एक्सपोर्टर्स और सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे उस पीएसडब्ल्यू के ऊपर अवेलेबल हैं। तो बायर क्या करेगा, उन डॉक्यूमेंट्स को जो उसने सेलर से रिसीव किए हैं उसको सामने रख के उसको स्कैन करेगा, स्कैन करके पीएसडब्ल्यू के ज़रिए वो अप्लाई करेगा फॉर द जीडी। अब ये जीडी क्या चीज़ है, जीडी बेसिकली इशू की जाती है पाकिस्तान कस्टम की तरफ से, और इस जीडी के बेस पे ही उसको वो माल मिलना है जो सेलर ने बायर को बाय शिप जो है वो शिपमेंट की है, भेजी है। ठीक है जनाब। अब वो कस्टम वाले उसको अप्रूव करेंगे। साइमल्टेनियसली इस बायर ने क्या करना है, साथ साथ बैंक जाना है और वहाँ पर इसने अपना ओपन अकाउंट खोलना है, यानी कि ऐसा अकाउंट ओपन करना है जिसके ज़रिए से वो अपने एक्सपोर्टर को, यानी जहाँ से उसने माल लिया है उसको फंड्स ट्रांसफ़र कर सके उसके बैंक के अंदर। तो अब उसके लिए बैंक क्या करता है, उससे कुछ फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल करवाता है, जिसके अंदर एक ओपन अकाउंट का एक फॉर्म होता है, वो उसने सबमिट करना होता है। अपने जो कमर्शियल इनवाइस है, बिल ऑफ लेडिंग है, एचएस कोड, अंडरटेकिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें उसे उसने साइन करनी होती हैं। देन उसके बाद जब उसे जीडी रिसीव हो जाए तो जीडी की कॉपी भी उसे बैंक को प्रोवाइड करनी होती है। देन वो अपना माल जो है वो कस्टम से रिसीव कर सकता है। अच्छा, उसके बाद क्या करेगा, बायर के पास 365 डेज़ का टाइम होता है, एज़ पर टुडेज़ पॉलिसी में बता रहा हूँ 2025 का।
कि वो फंड्स को ट्रांसफ़र करे टू द सेलर। ठीक है जनाब। देखें ओपन अकाउंट ज़्यादातर उन प्रोडक्ट्स के अंदर होता है जहाँ पे सेलर्स ज़्यादा हों, जहाँ माल बेचने वाले ज़्यादा हों और ख़रीदार कम हो। तो इस सूरत में सेलर क्या करता है, बायर्स को फेवर करता है, पहले से ही गुड्स को शिप कर देता है। अब बायर क्योंकि इस सूरत हाल में क्या है, किंग है, वो बाद में इजीली पे करता है जब उसे बेहतर लगे। लेकिन एज़ पर द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान 365 डेज़ का टाइम है बायर के पास कि वो सेलर को पे करे। तो 365 डेज़ में जिस भी टाइम वो चाहे पे कर सकता है। अब उसके पास बैंक भी उसको अलाउ करता है जब उसकी जीडी अप्रूव हो जाए, जब उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें पीएसडब्ल्यू के ज़रिए अप्रूव हो जाए, तो फिर वो फंड्स जो है वो ट्रांसफ़र करता है इंपोर्टर अपने बैंक से एक्सपोर्टर बैंक को, फिर एक्सपोर्टर बैंक जो है वो अपने सेलर अकाउंट के अंदर क्रेडिट करता है। तो ये प्रोसेस फ्लो था ओपन अकाउंट का। अब हम बात करेंगे एडवांस पेमेंट पे। कैश इन एडवांस की अगर हम बात करें, जिसको हम एडवांस पेमेंट भी कहते हैं, इसमें होता यह है कि बायर पहले से सेलर को पे कर देता है फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि उस प्रोडक्ट के शॉर्टेज का अंदेशा होता है इन द फ्यूचर टाइम, तो बायर पहले से सेलर को पे करता है और गुड्स या प्रोडक्ट्स जो है वो पहले से बुक कर देता है। अच्छा, अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, कौन कौन सी चीज़ें अलाउड हैं एडवांस पेमेंट के अंदर जो कि बायर बाय कर सकता है। तो उसके अंदर इंपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, ठीक है, और प्लांट है। ठीक है, रॉ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी, ये तीन चीज़ें इंपोर्ट हो सकती हैं एडवांस पेमेंट पे एज़ पर द करंट पॉलिसी इन पाकिस्तान। ठीक है जनाब अली। अच्छा, अब इसके अंदर होता क्या, पहले दोनों के दरमियान सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उसके बाद बायर जाएगा अपने बैंक ताकि वो पे कर सके अपने सेलर को। अब बैंक जब वो जाएगा तो बैंक वाले कस्टमर से क्या चीज़ें मांगेंगे, क्या चीज़ डिमांड करेंगे। तो एक वो मांगेंगे जनाब अली परफॉर्मा इनवाइस या इंडेंट, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, हमने ऊपर डिस्कस किया, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो उसको हम परफॉर्मा इनवाइस भी कहते हैं, इंडेंट भी कहते हैं। इनका डिफरेंस क्या है ये फ्यूचर वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, इसके अलावा अंडरटेकिंग V31 साइन करना होता है बायर ने, जिसमें ये लिखा जाता है कि जनाब आपने शिपिंग डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं विद इन 120 डेज़ या विद इन 730 डेज़ ऑफ द पेमेंट। जिस दिन आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र हो रही है उसके बाद 120 दिन के अंदर आपके पास टाइम होता है, या 730 दिन का टाइम होता है, उसमें आपने शिपिंग डॉक्यूमेंट्स बैंक में प्रेजेंट करने होते हैं। 120 दिन अलाउड होते हैं रॉ मटेरियल के केस में, 730 डेज़ अलाउड होते हैं प्लांट एंड मशीनरी के केस में। ये दोनों अंडरटेकिंग या दोनों चीज़ें आपसे लेने के बाद, अंडरटेकिंग V31 और परफॉर्मा इनवाइस लेने के बाद, बैंक आपकी ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करता है, आपके एक्सपोर्टर बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वहाँ से सेलर जो है वो उस फंड को रिसीव करता है। उसके बाद सेलर क्या करता है, शिपमेंट की तैयारी करता है जनाब अली, अपने माल को तैयार करता है और शिपिंग डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है और आपके लिए गुड्स को वहाँ से वो शिफ्ट कर देता है और साथ में डॉक्यूमेंट डायरेक्ट भेजता है बायर को। ठीक है जनाब अली, बैंक को नहीं भेजता, क्योंकि बैंक की इन्वॉल्वमेंट एडवांस पेमेंट में और ओपन अकाउंट जो अभी हमने डिस्कस किया इससे पहले, इन दोनों में बैंक की जो सिर्फ इन्वॉल्वमेंट है वो सिर्फ फैसिलिटेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन की हद तक है, बाकी सेलर और बायर के आपस की कोऑर्डिनेशन के ऊपर होता है। तो सेलर क्या करता है, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स रेडी करके बायर को भेज देगा, फिर बायर अपने इंपोर्टर बैंक यानी कि अपने बैंक के अंदर उन शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को विद इन 120 डेज़ या 730 डेज़ के अंदर इसको प्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से एडवांस पेमेंट का सारा जो प्रोसेस फ्लो है वो इस तरह से चलता है। हम बात करेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट की। देखें, लेटर ऑफ क्रेडिट अनलाइक द ओपन अकाउंट एंड एडवांस पेमेंट बिल्कुल डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं होता। इस ट्रस्ट के ना होने की वजह से इंपोर्टर अपने कंट्री के एक बैंक को सिलेक्ट करता है और एक्सपोर्टर अपने कंट्री के एक बैंक को सिलेक्ट करता है। ठीक है जनाब, सबसे पहले तो इन दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट पे ये एग्री होते हैं। ठीक है, परफॉर्मा इनवाइस एक्सेप्ट किया जाता है बाय द इंपोर्टर के भाई क्या इनको टर्म्स होंगी, क्या आइटम्स जो है वो एक्सपोर्ट होंगे और क्या जो है वो उसकी पेमेंट शेड्यूल होगा और किस तरह से वो माल जो है वो वहाँ तक पहुँचेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो एलसी से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर सारी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं कि एलसी किन टर्म्स के ऊपर हम बनाएंगे। ये सब चीज़ें डिसाइड होने के बाद इंपोर्टर आता है अपने कंट्री के बैंक के पास, जिसको इशूइंग बैंक भी कहा जाता है, इसको ओपनिंग बैंक भी कहा जाता है। अच्छा, इंपोर्टर का जो बैंक है वो उस इंपोर्टर की क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है, उस एलसी के अगेंस्ट इंपोर्टर से एक कोलैटरल लेता है एज अ सिक्योरिटी।
ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि उससे एक नॉमिनल चार्ज जो है वो उस एलसी अमाउंट के हिसाब से लिया जाता है, जो कि बैंक का अपना एक तरह से इनकम होती है। उसके बाद इशूइंग बैंक एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट एलसी को डिज़ाइन करता है और उस एलसी को इशू करता है टू द एडवाइजिंग बैंक। ये एलसी की जो इशूमेंस है ये थ्रू द स्विफ्ट होता है, ठीक है जनाब अली, थ्रू द सिस्टम होता है। ये नहीं होता कि डॉक्यूमेंट यहाँ से वहाँ पे डिस्पैच हो रहे हैं। तो थ्रू स्विफ्ट जो है वो आप क्या करते हैं, इशूइंग बैंक एडवाइजिंग बैंक को एलसी इशू करता है, लेकिन ये एलसी होता है एक्सपोर्टर के नाम पर। इशू होता है एडवाइजिंग बैंक को, लेकिन होता है ये एक्सपोर्टर के नाम पे। जब एडवाइजिंग बैंक उस एलसी को रिसीव करता है तो पहले एडवाइजिंग बैंक उसके सारे टर्म्स को चेक करता है एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट कॉपी जो कि अटैच होती है। फिर उसके बाद एडवाइजिंग बैंक अपने कंट्री के एक्सपोर्टर को इन्फॉर्म करती है कि भाई आपके नाम पे ये एलसी आई है, और उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है वो एलसी। जब एलसी एक्सपोर्टर को पहुंच जाती है तो एलसी के पहुंचने के बाद एक्सपोर्टर का जो ट्रस्ट है वो डेवलप होता है टू द इम्पोर्टर के हाँ यार वाकई में जो है वहाँ से एलसी आई है, इट मीन्स के इम्पोर्टर इज़ इंटरेस्टेड एंड द बैंक ऑल्सो हैज़ गारंटेड। जो इशूइंग बैंक है, ये वाला जो बैंक है, इसने एक तरह से गारंटी दी है एडवाइजिंग बैंक को कि अगेंस्ट द गुड शिप्ड मैं आपको पे करूँगा। तो एक्सपोर्टर क्या करना स्टार्ट करता है, गुड्स की शिपमेंट किया का जो सारा अमल है वो स्टार्ट करता है। और शिपमेंट की जो सारी उसने जब तैयारी कर ली होती है तो शिपिंग कंपनी जो है वो उसे एक बिल ऑफ लेडिंग इशू करती है। बिल ऑफ लेडिंग नॉर्मली इशू होती है जिस जो बायर होता है उसके नाम पे। तो बिल ऑफ लेडिंग और कमर्शियल इनवाइस सारी चीज़ें जो है वो एक्सपोर्टर रेडी करता है। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद वो अपने एडवाइजिंग बैंक को वो सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करता है। फिर एडवाइजिंग बैंक उस सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है, कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, और डिस्क्रिपेंसी अगर है तो उसको वहाँ पे रिजॉल्व किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो एडवाइजिंग बैंक है इसका रोल डिफरेंट हो सकता है एज पर द सिचुएशन। एडवाइजिंग बैंक जो है वो नॉमिनेटिंग बैंक भी हो सकता है, निगोशिएटिंग बैंक भी हो सकता है, कन्फर्मिंग बैंक इसके अलावा भी हो सकता है, ये खुद भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट बैंक का रोल प्ले कर सकता है। वो मैं इंशाल्लाह अलग से जब डिटेल वीडियो बनाऊंगा एलसी की तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल एक्सपोर्टर ने क्या किया, डॉक्यूमेंट्स जो है वो शिपिंग के वो हवाले कर दिए एडवाइजिंग बैंक के। अब एडवाइजिंग बैंक वो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स और वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो फॉरवर्ड करेगा टू द इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक के पास जब वो सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे तो इशूइंग बैंक अपने इम्पोर्टर को सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो इशूइंग बैंक एडवाइजिंग बैंक को दोबारा से एक मैसेज ट्रांसफ़र करेगा उसकी करेक्शन के लिए। अगर नहीं है, मैंने डॉक्यूमेंट्स एज़ पर द एलसी ओके है, तो फिर वो अपने इम्पोर्टर को बुलाएगा और इम्पोर्टर से पेमेंट की डिमांड करेगा। इम्पोर्टर उसको पेमेंट देगा और एल जो इशूइंग बैंक है वो जो बिल ऑफ लेडिंग है और जो अदर डॉक्यूमेंट्स है वो इम्पोर्टर के हवाले करेगा, और इम्पोर्टर जो है वो अपने कस्टम से वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा के अपना माल वहाँ से उठा लेगा। तो ये एक प्रोसेस मैप है लेटर ऑफ क्रेडिट का, और इस तरह से एक पूरी ट्रांजेक्शन, एक ट्रेड की ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कलेक्शन की तरफ। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको हम डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट भी कहते हैं, उससे डिफरेंट इस तरह है कि इसके अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके दो फ़ायदे हैं मेनली। एक तो ये कि आपकी एलसी की कॉस्ट बच जाती है, सेकेंडली ये कि ये दोनों इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर के लिए फिर भी सिक्योर होता है, क्योंकि जब तक माल नहीं आता आप यानी इम्पोर्टर पेमेंट नहीं करता, और जब तक इम्पोर्टर पेमेंट नहीं करता तब तक जो है वो उसे शिपिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। तो इसका प्रोसेस फ्लो एक दफ़ा देखते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आप बिल्कुल बिलो द स्क्रीन देखें तो यहाँ पे इंपोर्टर है और यहाँ एक्सपोर्टर है, ठीक है जनाब। हमेशा की तरह पहले इन दोनों के दरमियान क्या होगा, एक अदद कॉन्ट्रैक्ट होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी चीज़ें डिसाइड होंगी कि भाई पेमेंट किस तरह होना है और शिपमेंट किस तरह होना है, और सारी चीज़ें रेमिटिंग बैंक कौन सा है, कलेक्टिंग बैंक कौन है, वो सब चीज़ें डिसाइड हुई होंगी। फिर उस ट्रेड के कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो एक्सपोर्टर है वो शिपमेंट कर देता है फ़ॉरेन इंपोर्टर को, ठीक है। अब इन दो ट्रांजैक्शंस के दरमियान बैंक की इन्वॉल्वमेंट कहीं पर भी नहीं है, ठीक है जनाब। अब शिपमेंट जब वो कर देता है तो उसके बाद एक्सपोर्टर जाता है अपने कंट्री के अंदर किसी भी बैंक में जो कि ट्रेड का काम करती हो, वहाँ से वो रेमिटिंग की सर्विस लेती है, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवाना चाहती है ये एक्सपोर्टर टू द कलेक्टिंग बैंक, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, जो शिपमेंट इन्होंने की है तो बिल ऑफ लेडिंग, कमर्शियल इनवाइस
और जो जो भी इनके पास कस्टम के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे वो लेकर पहुँचेंगी अपने रेमिटिंग बैंक में। रेमिटिंग बैंक के ज़रिए ये यहाँ से डॉक्यूमेंट्स को रेमिट करवाएंगी टू द कलेक्टिंग बैंक। जब ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्टिंग बैंक के पास आ जाएंगी, ठीक है, जो कलेक्शन कर रहा है किधर, इंपोर्टर के कंट्री में, तो इस बैंक को पता होगा कि यार ये इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी और शिपमेंट के डॉक्यूमेंट जब मिलेंगे तो ही कलेक्टिंग बैंक को पता चलेगा कि भाई यहाँ पे इनके दरमियान कोई मामला चल रहा है। फिर ये कलेक्टिंग बैंक बुलाएगा किसे, इंपोर्टर को, और इंपोर्टर से सारी चीज़ें डिस्कस होने के बाद उससे पेमेंट रिसीव करेगा और उस पेमेंट के अगेंस्ट उसे जो एडवाइजिंग डॉक्यूमेंट है यानी कि जो शिपमेंट के डॉक्यूमेंट्स है वो दे देगा। अच्छा, ये सारा जो प्रोसेस है यानी कि रेमिटिंग बैंक ने कलेक्टिंग बैंक को डॉक्यूमेंट भेजे और फिर कलेक्टिंग बैंक ने इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट दे दिए और उससे पैसे ले लिए, इस दौरान जो सेकंड स्टेप पे हमने शिपमेंट देखी थी वो शिपमेंट पोर्ट पे पहुंच गई होगी इंपोर्टर के कंट्री के अंदर। तो अब ये इंपोर्टर क्या करेगा, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा और पोर्ट से अपना सामान रिसीव कर लेगा। अच्छा, अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो बताने की है वो ये है कि डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन दो तरह से होती है, एक अगेंस्ट द पेमेंट होती है, एक अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस होती है। अभी जो मैंने आपको प्रोसेस फ्लो बताया दैट इज़ अगेंस्ट द पेमेंट, ठीक है, जहाँ पे इंपोर्टर ने कलेक्टिंग बैंक को पे किया और फिर कलेक्टिंग बैंक देखें स्टेप 7 में क्या करेगा, वही पेमेंट आगे ट्रांसफ़र कर देगा रेमिटिंग बैंक को और रेमिटिंग बैंक जो है वो आगे एक्सपोर्टर को पे कर देगा। तो दैट इज़ व्हाट द डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन अगेंस्ट पेमेंट। अच्छा, अगर लेट से टर्म्स पहले ये डिसाइड होती ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि इंपोर्टर जो है वो 3 महीने के बाद या 120 दिन के बाद पे करेगा, तो उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। इसमें एक डॉक्यूमेंट और ऐड हो जाता है जो कि इंपोर्टर ऐड करता है कलेक्टिंग बैंक को, एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के देता है कि भाई आई विल पे आफ्टर दीज डेज, ठीक है, तो वो कहलाता है डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। उस एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट जो कलेक्टिंग बैंक है वो एडवाइजिंग कलेक्शन यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो हवाले कर देता है इंपोर्टर के और इंपोर्टर अपने पोर्ट से सामान ले लेता है। तो डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन की एक समरी आपको बता दी। अब यहाँ एक चीज़ रह गई है, कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जनाब अली? कॉन्ट्रैक्ट जब अभी जैसे इस पूरे ट्रांजेक्शन में आपने देखा कि कलेक्टिंग बैंक को कब पता चला, जब रेमिटिंग बैंक ने उसे वो डॉक्यूमेंट भेजे, ठीक है, या रेमिटिंग बैंक को कब पता चला, जब एक्सपोर्टर सारे कलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स लेकर आया। अब एक और सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं। लेट्स से इंपोर्टर एक्सपोर्टर ने जो ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट किया, ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इन दोनों ने डिसाइड किया कि भाई तुम पहले अपने कंट्री के बैंक में जाओ और एक्सपोर्टर से कहा गया कि आप अपने कंट्री के बैंक जाएं और वहाँ पे अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर्ड करें, ठीक है। तो जब वो अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को अपने अपने बैंक में रजिस्टर करेंगे और फिर ये सारा प्रोसेस होगा तो इसके अंदर कलेक्शन और कॉन्ट्रैक्ट का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कोई सेपरेट मेथड ऑफ पेमेंट नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐड है आपके कलेक्शन यानी डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन का हिस्सा है। आप इस तरह से भी डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन कर सकते हैं कि आप पहले कॉन्ट्रैक्ट को अपने अपने बैंक के अंदर इसको रजिस्टर करवाएं। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के आपस के जो रिलेशनशिप या ट्रस्ट लेवल है उसके अंदर एक बढ़ावा होगा, यानी इंपोर्टर का ट्रस्ट बढ़ेगा और एक्सपोर्टर का ट्रस्ट बढ़ेगा, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन इजीली जो है वो अपने अख्ताम पजीर हो सकती है। तो आई होप कि आपको जो पेमेंट मेथड्स हैं वो समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह इन सब पेमेंट मेथड की डिटेल वीडियो के साथ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई चीज़ आपने ऐड करनी है कमेंट में लाजमी ऐड कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है आपका तो आप लाजमी दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।